नमस्कार, शाम के 7 बज रहे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती। सूत्रों के मुताबिक जांच पैनल ने रंजीत सिन्हा को कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने का दोषी पाया। रिपोर्ट में रंजीत सिन्हा की कोयला घोटाले के आरोपियों से मुलाकात की बात भी सामने आई। जांच पैनल ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश की गई रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी को शुरुआती जांच के बाद सही पाया। कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आगे की कार्रवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनकी रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो डायरी उनकी जेन्युइन है और रंजीत सिन्हा ने अपने घर पर पोल स्कैम के अक्यूज से 10, 20, 50, 60 बार मिले। The allegation is correct. He has been meeting people accused or on their behalf in his residence again and again. And also their register maintained by the security is authentic. रंजीत सिन्हा ने प्रशांत भूषण की ओर से पेश की गई विजिटर डायरी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सीबीआई के पूर्व विशेष डायरेक्टर ML शर्मा की अध्यक्षता में जांच पैनल का गठन किया। इस टीम को सिन्हा के सरकारी घर से मिली विजिटर डायरी की जांच करनी थी। 2012 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में कोयला आवंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। साउथ चाइना सी पर इंटरनेशनल कोर्ट से चीन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फिलीपींस के हक में फैसला सुनाया। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि चीन के पास कोई कानूनी आधार नहीं है कि वो साउथ चाइना सी पर ऐतिहासिक रूप से दावा पेश करे। ट्रिब्यूनल के मुताबिक साउथ चाइना सी के संसाधनों पर चीन को दावा करने का कोई हक नहीं है। चाइना का जो एक्सपेंशन है साउथ चाइना सी में, उस पर कानूनी तौर पर बाधा लग सकती है। चाइना किस हद तक उसको मानता है या चैलेंज करता है वो तो समय बताएगा। चीन ने इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। कहा, इस मुद्दे पर फैसला सुनाना इंटरनेशनल कोर्ट के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता। फिलीपींस की सरकार ने कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताया। फिलीपींस और चीन के बीच साउथ चाइना सी पर लंबे समय से विवाद है। चीन साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जताता रहा है। फिलीपींस का दावा है कि चीन साउथ चाइना सी के 85% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। चीन साउथ चाइना सी पर अपने कब्जे को 9 डैश लाइन बताता है। फिलीपींस ने 2013 में चीन के दावों को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि चीन ने इस केस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के मुताबिक साउथ चाइना सी में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। कश्मीर के हालात पर मंथन किया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए। इसके अलावा NSA अजित डोवल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने पीएम को हालात की जानकारी दी। पीएम ने कश्मीर हिंसा पर चिंता जाहिर की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें, ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। पीएम मोदी ने अफ्रीका यात्रा के बीच से ही NSA अजित डोवल को वापस भेज दिया था। सोमवार को गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में भी डोवल शामिल हुए थे। कश्मीर के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत सभी नेताओं से फोन पर बात की। सभी नेताओं ने कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने जल्द ही हालात पर काबू पाने की उम्मीद जताई है। कश्मीर में जारी तनाव को लेकर देश भर में इमाम आज राजनाथ सिंह से मिले। सरकार की कोशिशों का समर्थन किया। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में तनाव जारी है। हिंसा में मरने वालों की तादाद 31 पहुंच चुकी है। कश्मीर घाटी में तनाव को देखते हुए श्रीनगर समेत दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में आज भी कर्फ्यू जारी है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कर्फ्यू बाउंड एरियाज हैं, वहाँ लोगों को खाने पीने की खुर्दनी में भी काफ़ी कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। निसंदेही एक संवेदनशील जो है स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर बैठक ली है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें 100 से ज्यादा जवान भी शामिल हैं।
घायलों में से कई लोगों पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खोने का खतरा मंडरा रहा है। 20 patients are still who we have put on conservative management who might need to be operated upon. All of them have a very grave impact and the prognosis doesn't seem to be all that good. चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। हालांकि कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सेवा आंशिक तौर पर बहाल की गई है। ट्रेन सेवाएं बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तनाव वाले इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में अमरनाथ यात्रा बहाल हो चुकी है। कश्मीर में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर साफ किया है कि ये मुद्दा भारत का अंदरूनी मामला है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम समेत देश के 5 राज्य बारिश और बाढ़ से बुरे तरीके से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात मध्य प्रदेश में है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं। मंदसौर में पानी के तेज बहाव में कई गाय बह गईं। जानवरों ने पानी से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक गाय ही बाहर आ सकी। मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में कई मंदिर बाढ़ में समा गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। असम के जोरहाट में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी लोग बारिश और बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। असम के 8 जिलों में 213 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। महाराष्ट्र के 8 जिलों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई पुल बहने से गांवों का संपर्क जिलों से टूट गया है। तमाम राज्यों में बाढ़ आई हुई है। उत्तर पश्चिम भारत के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश होगी। उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा चौक पर लगाई गई शक्तिमान घोड़े की मूर्ति रातों रात हटा ली गई। देहरादून में शक्तिमान के नाम पर विधानसभा चौक का नाम बदलकर शक्तिमान चौक किया गया था। बाकायदा शक्तिमान की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन अनावरण से पहले मूर्ति हटा ली गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ संतों और ज्योतिषियों ने हरीश रावत को सलाह दी कि शक्तिमान की मूर्ति लगी रही तो कांग्रेस की सरकार को खतरा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने भी शक्तिमान की मूर्ति लगाने को लेकर हरीश रावत सरकार की आलोचना की थी। जहां पर वो शहीद हुआ है वहीं पर उसकी मूर्ति स्थापित होगी और उसको पार्क का स्वरूप दिया जाएगा। वो पुलिस विभाग करेगा। चौराहे पर घोड़े की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन एक भी शहीद की मूर्ति आज तक आपने उत्तराखंड में नहीं लगाई है। 14 मार्च को देहरादून में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान शक्तिमान की पिछली बाईं टांग टूट गई थी। शक्तिमान के इलाज के लिए अमेरिका, मुंबई और पुणे से डॉक्टर बुलाए गए। सेहत में सुधार न होने के चलते 17 मार्च को शक्तिमान की टांग काटनी पड़ी। कृत्रिम टांग लगाई गई थी। 37 दिनों के इलाज के बाद 20 अप्रैल को शक्तिमान ने दम तोड़ दिया था। मसूरी से बीजेपी एमएलए गणेश जोशी पर लाठी मारकर शक्तिमान की टांग तोड़ने का आरोप लगा था। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में जमानत मिल गई। केरल में पॉलिटिकल किलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज कुन्नूर में सीपीएम और आरएसएस समर्थित एक संगठन के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। के पयानूर में आज कुछ अज्ञात लोगों ने 46 साल के सीके रामचंद्रन की उनके घर के बाहर हत्या कर दी। रामचंद्रन आरएसएस की विंग भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए थे। खबरों के मुताबिक आरोपियों ने रामचंद्रन की हत्या से पहले ब्लास्ट भी किया। हमले के बाद रामचंद्रन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले कुन्नूर में ही आज सुबह 38 साल के सीपीएम कार्यकर्ता सीवी धनराज को भी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सीपीएम ने बीजेपी को हमले के लिए जिम्मेदार बताया। केरल में पिछले कुछ दिनों में कई राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ कन्नूर में ही करीब 43 लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसमें 19 सीपीएम, 17 आरएसएस, 2 एनडीएफ और 3 आईयूएमएल पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। कन्नूर में 2011 से 2016 के बीच 29 लोगों की हत्या की गई है। केरल में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार को हटाकर इस बार राज्य में लेफ्ट गठबंधन की वापसी हुई थी। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटने से पहले कार्यकर्ताओं का वफादारी टेस्ट कराने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक टिकट के दावेदारों को एक शपथ पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र के मुताबिक दावेदार को घोषणा करनी होगी कि मैं एक शपथ पत्र दे रहा हूं और शपथ ले रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से अगर किसी सीट के लिए मेरा चयन नहीं हुआ तो इस चुनाव में किसी कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा और कांग्रेस के अधिकारिक उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा।
ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी है और कांग्रेस के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब ना तो कांग्रेस के पास लीडरशिप रही है और ना कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी है। जब ये दोनों चीजें गायब हो जाती है तो फिर ऐसी चीजें जो है सामने आती हैं कि लोग पार्टी से भाग ना जाए। ये कांग्रेस पार्टी का एक फॉर्मेट है, ये पुराना फॉर्मेट है, हमने भी भरा था, हिमाचल प्रदेश में हमने भी भरा था। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदारों को 15 अगस्त तक तय फॉर्मेट में आवेदन देना है। पंजाब कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद से टिकट दावेदारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस ने पार्टी के टिकट पर जीते 44 विधायकों से हलफनामे पर दस्तखत करवाए थे। रियो ओलंपिक के लिए आज भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। सरदार सिंह को कप्तानी से हटा दिया गया है। सरदार सिंह की जगह अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान गोलकीपर PR श्रीजेश को बनाया गया है। श्रीजेश इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत हॉकी टीम की कप्तानी कर चुके हैं, जहां भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं पुरुष टीम की उप कप्तानी का जिम्मा SV सुनील को दिया गया है। मेरे ख्याल से सभी लीडर हैं और जैसे पहले मैं कैप्टन था, उसके बाद जो भी श्रीजेश, हम सभी मिलकर टीम को लेके चल रहे थे। जो भी अभी यंगस्टर्स आए हैं, ट्राई करेंगे उनको साथ में लेके चलें और एज ए टीम। कैप्टनशिप इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और जब ग्राउंड के अंदर जाने के टाइम या आपको पता है मेरे पास वाइस कैप्टन है और जो सीनियर्स प्लेयर्स है जो अपने जगह पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो मेरे लिए तो एक इसी वे है। महिला हॉकी टीम की कप्तानी अब सुशीला चानू को सौंप दी गई है। दीपिका महिला हॉकी टीम की उप कप्तान होंगी। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 5 अगस्त से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। 36 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम को ओलंपिक का टिकट मिला है। महिला हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा लिया था। हाल ही में सरदार सिंह विवादों में घिरे हुए थे। एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद सरदार सिंह को सफाई देनी पड़ी। गुजरात के सोमनाथ से पशु तस्करी के आरोपियों पर बेरहमी का वीडियो सामने आया है। सोमनाथ में गौरक्षा दलों के सदस्यों ने गाय के चमड़े की तस्करी के शक में 4 आरोपियों की सरेआम बेरहमी से पिटाई कर दी। सभी आरोपियों की शर्ट उतारकर उन्हें गाड़ी के बोनट के सामने लाइन से खड़ा किया गया। इसके बाद गौरक्षा दल के सदस्यों ने बारी बारी से आरोपियों को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। जमकर डंडे बरसाए गए। 10 जून को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गौरक्षा दल के लोगों ने पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पीटा। सजा के तौर पर पशु तस्करी के आरोपियों को गाय का गोबर खिलाया गया। 26 मार्च 2016 को झारखंड के बालूमाथ में गौरक्षा के नाम पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 15 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश में गौरक्षा समूह ने बीफ रखने के शक में खिड़किया स्टेशन पर एक दंपत्ति की पिटाई की। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में पुलिस वालों ने एक परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला तिरुवन्नामलाई जिले के चेंगम इलाके का है। एक परिवार के 3 लोग खरीदारी करने बाजार पहुंचे थे। इसी दौरान पति पत्नी के बीच निजी वजहों को लेकर विवाद शुरू हो गया। बाजार में ड्यूटी पर तैनात पुलिस के 3 सिपाहियों ने उनके बीच दखल किया, झगड़े की वजह पूछी और फिर बिना वजह लाठियों से पूरे परिवार की पिटाई शुरू कर दी। परिवार रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। लाठी टूटने के बाद भी पुलिस वाले तीनों की पिटाई करते रहे। मामले की जानकारी मिलने के बाद तिरुवन्नामलाई की SP ने तीनों पुलिस वालों को वेल्लोर ट्रांसफर कर दिया। तीनों पुलिस वालों को सिविल पुलिस से आर्म रिजर्व में भेज दिया गया है। चेंगम के DSP को तीनों पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।